हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है क्लास 9th के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन टॉपिक्स के बारे में जो कि हमें डिस्कस करने हैं और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केमिस्ट्री में से जो 2 चैप्टर आ रहे हैं उनमें से जो हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें से कौन कौन से मेन टॉपिक्स आपके हो सकते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल में क्या है, आपको एटम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ, जो कि हमारी बुक में हमने 2 लॉ पढ़े थे, वो कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या है, जो कि आपका एटम का जो मास होता है वो होता है हमारा एटॉमिक मास, और जो हमारे मॉलिक्यूल का मास, जब बहुत सारे एटम टुगेदर जब एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उस टाइम क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। उस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। और मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट में क्या है, मोल कंसेप्ट में हमारा आएगा 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1 मोल किसके बराबर होता है? किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम उसको मोलर मास में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्राम में चेंज कर दें, तो वो होता है 1 मोल के बराबर। 1 मोल इज इक्वल्स टू द मोलर मास ऑफ द एटम। ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री का है वो है हमारा चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से क्या क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई थी, ये सारा कुछ आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। और इनकी डिस्कवरी कौन सी रेज से हुई थी, कैथोड रेज या कैनाल रेज, इन दोनों में से कौन सी हुई थी। और फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन क्या होते हैं, इनकी प्रोटॉन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, ये कौन सी ईयर में की थी, और क्या कौन सी रेस से इसकी डिस्कवरी की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमारी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन से ईयर में ये की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी एटम। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम की क्या कहलाती है? वैलेंसी। वो कितने और एटम से कंबाइन हो सकता है। इसके बाद केमिकल फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए कंपाउंड्स के, या फिर कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार वो होते हैं जिनका कि एटॉमिक मास जो है वो तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो इस केमिस्ट्री के लगभग ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में हमारा है चैप्टर 10 और 11 जो कि है ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। तो ग्रेविटेशन में से क्या क्या आ सकता है ये देखिए। ग्रेविटेशन में से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ क्या है? In this universe every object attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। ये है यूनिवर्सल लॉ, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए। द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग इज नोन एज ग्रेविटी। और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक्सेलरेशन लगाया जाता है ग्रेविटी के द्वारा, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद मास एंड वेट। मास और वेट आपको डिफरेंस इन दोनों का पता होना चाहिए, और इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन, मास क्या होता है? जो टोटल मास कंटेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। और वेट क्या होता है? वेट होता है हमारा द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अस, तो वो होता है हमारा वेट। और फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एलोन, मतलब जब कोई बॉडी ऊपर से फेंकी जाती है, सिर्फ उस पर ग्रेविटेशन के अलावा कोई अदर फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो बॉडी जो है फ्रीली फॉलिंग
बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है। इसके बाद क्या है, वर्क एंड एनर्जी में से कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। वर्क एंड एनर्जी में से हैं वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन जो कि फोर्स के द्वारा किया गया, वो सारा आपको पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद एनर्जी, पावर, एनर्जी और पावर के बारे में पता होना चाहिए। एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, एनर्जी कितनी तरह की होती हैं। और पावर के भी बारे में भी पता होना चाहिए। पावर क्या होता है, पावर की यूनिट होती है वाट, और द वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब इसके बाद एनर्जी, इस वाले चैप्टर में हमने जो है एनर्जी की सिर्फ एक फॉर्म पढ़ी है जो कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का फॉर्मूला भी होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी बारे में भी पता होना चाहिए। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो सिर्फ अपनी फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ना तो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब ख़त्म की जा सकती है, ना ही उसमें और ज़्यादा एनर्जी लाई जा सकती है। सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमारा जो बायो का जो एक चैप्टर जो कि आ रहा है, चैप्टर 13, वो है वाई डू वी फॉल इल। इसमें से कौन कौन से मेन टॉपिक्स हो सकते हैं, देखिए इसमें से हो सकते हैं हमारे हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ और फेलियर मतलब हमारी जो हेल्थ है उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। डिसीज़ फ्री और हेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद उसके फेलियर मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से कि हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होती जा रही है, तो वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में आपको अंतर पता होना चाहिए। जो डिसीज़ इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो कौन सी होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, जो डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती है उसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस। इसके बाद देयर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के क्या कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये क्या क्या कर सकती हैं, और इसके मैनिफेस्टेशन मतलब इनसे बचाव कैसे किया जाए, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, अब जो माइक्रोब्स के द्वारा जो डिसीज़ कॉज की जा रही हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वायरस से कौन सी डिसीज़ होती है, बैक्टीरिया से आपको कौन सी डिसीज़ होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज़ होती है, वॉर्म्स क्या कौन कौन सी डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको, ये सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स से कौन कौन सी डिसीज़ फैल सकती है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से माइक्रोब से कौन सी डिसीज़ फैलती है वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एंड देयर प्रिवेंशंस, और इससे प्रिवेंशन मतलब इनसे बचाव कैसे किया जाए। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स आपको बताने होंगे, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ का। उसके बाद इसके प्रिवेंशन, रोका कैसे जाए डिसीज़ को होने से, उससे पहले की प्रिवेंशन ले लें हम, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इसके बाद जो एक और चीज़ आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, एड्स के बारे में। एड्स एक डिसीज़ है जो कि अधिकतर पूछ ली जाती है कि एड्स जो है किस वायरस से होती है, एड्स इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एड्स के बारे में भी। तो एड्स जो है एक डिसीज़ है जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है एड्स के बारे में। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे मेन पॉइंट्स जो कि हमें अपने साइंस के जो टर्म सेकंड में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे कुछ मैंने आपको बता दिए हैं बिल्कुल क्लियरली। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।